हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और दर्पण पढ़े थे हमने। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, आज हम उससे आगे की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं पहले। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था पहले लाइट। क्या होती है लाइट? प्रकाश पढ़ा था हमने। प्रकाश क्या होता है भाई? मैंने बताया था आपको लाइट। ठीक है, कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे बोलते हैं कि जी मोमबत्ती लाइट है, या सूर्य लाइट है, या बल्ब लाइट है। ये सब लाइट नहीं है बेटा, ये है सोर्स ऑफ लाइट। यह है प्रकाश के स्रोत। जो सूर्य है वो लाइट नहीं है, वो प्रकाश नहीं है। सूर्य प्रकाश नहीं है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है जिससे आपको प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, और प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है जो आपको किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश, इसकी डेफिनेशन ये लिखवाई थी मैंने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है, और प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा बताई थी मैंने? देखो बच्चों, ऊर्जाएं बहुत तरह की होती है, आपने 9th में पढ़ी भी होगी। यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, तो प्रकाश किस तरह की ऊर्जा है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा क्यों कहा हमने? क्योंकि विकिरण ऊर्जा, विकिरण शब्द का मतलब है जिस ऊर्जा को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ना हो। ठीक है बच्चों, जिस ऊर्जा को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ना हो। ठीक है, आज हम बहुत सारी चीजें जो आगे की डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने इससे पहले पढ़ा रखी है। अगर आपको वो सारी चीजें नहीं पता होगी तो आज की जो क्लास है इसका आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, फिर भी हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे आपको। देखो, हमने पढ़ा था प्रकाश में मैंने लिखवाया था कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने। दो प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी थी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जो मैंने बताया था कि आपकी परछाई क्यों बनती है, वो प्रकाश का सीधी रेखा में चलने के कारण बनती है। अगर प्रकाश, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि अगर आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है भाई, और इधर लाइट है या सूर्य मान लो, इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट आ रही है ऐसे। ठीक है भाई, लाइट ऐसे आ रही है तभी तो परछाई यहाँ बनेगी। अगर लाइट ऐसे आ जाती, ऐसे आ जाती, तो क्या परछाई बनती? नहीं बनती है ना। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी लिखवाई थी कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। प्रकाश का परावर्तन था कि किसी पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आना। क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। इसकी दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, आपका जो आपतित कोण होता है, वो किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण के। ठीक है बच्चों, आपतित कोण किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण के। उसके बीच में हम अपनी तरफ से एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब जिन बच्चों की समझ में नहीं आया था, आज भी उस चीज़ को बताएंगे, थोड़ा सा मुख्य अक्ष पढ़ाएंगे, तब आपको अभिलंब से रिलेट करती सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, दर्पण पढ़ाए थे, दर्पण, गोलीय दर्पण पढ़ाया था। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है भाई, मैंने दर्पण बताया था गोलीय दर्पण कि एक गोला होता है आपके पास। ठीक है, गोले और सर्किल का तो पता होगा आपको। जो बॉल होती है ना बेटा, वो तो होती है गोला, वो तो स्पेयर की कैटेगरी में आती है। और जो चूड़ी होती है, जो कड़े होते हैं आपके, वो किसी कैटेगरी में आते हैं? सर्किल की कैटेगरी में। ठीक है, तो देखो ये आपके पास सर्किल है, सॉरी स्पेयर, गोला, गोला है। इसमें से आपने इतना हिस्सा काट कर निकाल लिया ऐसे। अगर आप इसे इधर से पॉलिश करते हैं और प्रकाश इधर से परावर्तित होता है, ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए अगर आपके पास दर्पण ये है और आपने इसे इधर से पॉलिश किया हुआ है और प्रकाश इधर से परावर्तित हो रहा है, इधर से टकराकर परावर्तित हो रहा है इस पॉइंट से, तो ये कौन सा दर्पण बनता है भाई? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था पूरा। आज हम जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो इससे आगे की है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो जाकर पिछली क्लास देख ले,
वरना उनकी समझ में आज का सेशन नहीं आएगा। ठीक है भाई, आज हम गोले दर्पण की जो टाइप्स होती है, दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनमें थोड़ी सी और गहराई से बात करेंगे, और गहराई से उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी आप प्रकाश का परावर्तन बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि समतल दर्पण से क्वेश्चन नहीं आता है। आपकी 10th क्लास में क्वेश्चन आते हैं सारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये होता है आपके पास दर्पण। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, आप उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो आपकी मर्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में ये सारी चीज़ें कॉमन होती है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण लिया भाई? ये अवतल दर्पण है आपका। ठीक है, देखो बच्चों, पहली चीज़ बढ़ते हैं हम ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसे डिनोट भी पी से ही करेंगे। ध्रुव जो दर्पण का केंद्र होता है, इतना ही दर्पण इधर होगा, इतना ही इधर होगा, ये केंद्र होता है, बिल्कुल सेंटर की ये होता है। ठीक है भाई, सेंटर ही होता है। तो जो दर्पण का केंद्र है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है आपका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, टॉक्सिक नहीं है चीज़ें, बिल्कुल सिंपल चीज़ें है सारी। ध्रुव क्या होता है बाबू? ध्रुव को आप लिखोगे ध्रुव, दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए हैं, ये सारी चीजें दोनों में कॉमन होती है। ध्रुव दर्पण के केंद्र को, किसका केंद्र? दर्पण का केंद्र। दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ध्रुव समझ में आ गया आपकी? अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हम चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है भाई, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है पहले आप इसे समझ लीजिए, समझाएंगे बाद में। लिखने में फोकस कम करना, आप लिखवा के तो हम सारी चीज़ें चलेंगे, आप समझने में फोकस करना। देखो बच्चों, मान लो एक सर्किल है, सर्किल गोला, मान लीजिए गोला है, इससे आपको एक दर्पण निकालना है। आप यहाँ से काट कर ये तो दर्पण निकालना है हमने, यही तो है। ठीक है, अब इस गोले का जो सेंटर था, जिस सेंटर जो केंद्र मान के ये गोला खींचा गया है, ये इस गोले का जो सेंटर है, ये सेंटर क्या कहलाता है आपका? वक्रता केंद्र। ये जो इस गोले का जो केंद्र है, समझ रहे हो बच्चों? इस गोले का जिससे दर्पण निकलना गया है, ये जो ध्रुव था आपका, वो किसका केंद्र था? दर्पण का। ये दर्पण का केंद्र है आपका, और ये गोले का केंद्र है, जिस गोले से क्या निकलना गया? दर्पण निकलना गया। ठीक है, अब लिखेंगे इसे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? वक्रता केंद्र केंद्र उस गोले का केंद्र होता है किस गोले का? जिससे दर्पण लिया गया है, जिस गोले का, इसे थोड़ी सी और इजी कर दूं या फिर यही रहने दूं? वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिस गोले का भाग ये दर्पण है। ठीक है भाई, जिस गोले से
दर्पण लिया गया है या लिया जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिया जाता है। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। आप बुकों में देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी मिल जाएगी जिसे पढ़कर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, सारे नोट्स बनवा रखे हैं, सारी चीज़ें यही है, आपको इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, वो भी समझ में आएंगे आपके। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ आपने थ्योरी में कुछ पढ़ा है, आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेंगे उस टाइम। ठीक है, वक्रता केंद्र हमने क्या पढ़ा? पोल पढ़ा, वक्रता केंद्र पढ़ा। अब मान लीजिए ये गोला ऐसे होगा, ऐसे तो होगा भाई, ऐसे तो होगा गोला, और इस गोले का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ में। इस गोले का ये तो सेंटर होगा, और यही सेंटर क्या है आपका? वक्रता केंद्र, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? सी से। ठीक है भाई, इसे रख कर। नेक्स्ट पढ़ोगे आप वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया अभी कि इस गोले का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है आपका? वक्रता केंद्र। अब इसी गोले की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है इस गोले की, ये वाली, ये वाली, इसी गोले की जो त्रिज्या है ये क्या कहलाएगी आपकी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है भाई, ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिस गोले से दर्पण लिया जाता है। और आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, रटनी नहीं है, चीजें समझनी है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या है क्या। ठीक है, क्या वर्क है इसका? देखो भाई, वक्रता त्रिज्या आप दोनों ही लिख लो, आपको जो से अच्छे लगे आप लर्न करो। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिस गोले से दर्पण लिया जाता है। ठीक है भाई, दर्पण लिया जाता है। ठीक है, और एक डेफिनेशन बनती है इसकी, और लिख लो या तो वो लिख लो। ठीक है भाई, कि केंद्र से, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? बोलो, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, लिख लो आप इसे भी, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? देखो, ध्रुव बढ़ा दिया, वक्रता केंद्र बढ़ा दिया, वक्रता त्रिज्या बढ़ा दी। यहां से
यहाँ तक की दूरी, पोल तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है भाई, इन सब का स्क्रीनशॉट लो, फिर वैसे रख करो। चलो भाई, नेक्स्ट आता है आपके पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष देखो भाई, यहां से लेके एक आभासी लाइन होती है जो दर्पण के ध्रुव से निकलती है। ठीक है, और किस किस से होकर गुजरती है? केंद्र से और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरती है। इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसी रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आभासी लाइन होती है, इसे हम खुद खींचते हैं अपनी तरफ से, अपनी सुटेबिलिटी के लिए, ताकि हमें जो दर्पण पर प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, उन्हें स्टडी करने में आसानी हो सके। ठीक है, इसलिए ये रेखा खींची जाती है, ये आभासी लाइन होती है, इस बात का ध्यान रखना। देखो भाई, मुख्य अक्ष, ये जो लंब जब हम डालते हैं दर्पण पर, तो वो लंब ही मुख्य अक्ष कहलाता है आपका। ठीक है, जो अभिलंब डालते हैं हम दर्पण पर, वो अभिलंब भी क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। देखो भाई, मुख्य अक्ष क्या लिख सकते हो आप? मुख्य अक्ष ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली आभासी लाइन। आभासी का मतलब कि आपको पता है कि लाइन यहाँ से गुजरेगी, लेकिन व्यवहार में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। बस मान लेते हैं कि हाँ, जो हमारे मुख्य अक्ष है वो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। आभासी रेखा, आभासी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा? पोल पढ़ा, वक्रता त्रिज्या पढ़ी हमने, और वक्रता केंद्र पढ़ा। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी और फोकस बिंदु क्या होता है। देखो भाई, मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आया, ये देखो, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, आपने प्रकाश डाला इस पे, इधर से ऐसे प्रकाश डाला, और ये प्रकाश की सारी किरणें समझो इस चीज को, इस पॉइंट को समझो भाई, क्या समझाना चाह रहे हैं तुम्हें? ये किरणें इस तरह से पड़ती हुई कि ये ऐसे हुई, ये ऐसे हुई, ये ऐसे हुई, ये ऐसे हुई, ये भी ऐसे हुई, और ये भी ऐसे हुई। ठीक है, तो देखो, जिस पॉइंट पर ये सारी किरणें मिलती हैं, जिस पॉइंट पर ये सारी किरणें प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे का, वो पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट आपको देखो, ये सारी रेखाएं, सारी प्रकाश किरणें जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो बिंदु क्या कहलाता है आपके पास? वो बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या कहलाएगा? आपका फोकस बिंदु। ये बात बार बार रिपीट हो रखी है, क्योंकि आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
देखो समझ में आ गया, लिखवा दूं एक बार और समझते इस चीज को। देखो भाई ये दर्पण है आपके पास, दर्पण पर प्रकाश डाला हमने, ये सारी किरणें किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है प्रतिच्छेद करती है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये पॉइंट ही जिस पॉइंट पर ये सारी मिलती है, ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका, ये पॉइंट कहलाता है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लिखेंगे कि दर्पण से परावर्तित किरण सारी मिलेगी ना, किरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती प्रतीत होती है, ठीक है भाई। प्रतीत होती है वह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु, वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो एक नोट पॉइंट बना के लिखेंगे हम, फोकस दूरी। अब समझिए आप फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु आपकी समझ में आ गया। अब देखो फोकस दूरी, फोकस दूरी देखो, फोकस बिंदु आपने समझ लिया क्या होता है, जिस पॉइंट पर परावर्तन के बाद सारी किरणें जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, वो पॉइंट कहलाता है आपका फोकस बिंदु। अब वो जो फोकस बिंदु है, मान लीजिए इस दर्पण से परावर्तित होकर सारी किरणें यहां मिली हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका फोकस बिंदु। और इस फोकस बिंदु से पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है भाई। लिखो इसकी डेफिनेशन कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है भाई। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक नोट पॉइंट लिखो, आप नोट बना के लिखना, ठीक है। क्या करना है आपको कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ये लिख लीजिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। और दूसरा जो आप डेफिनेशन बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, दोनों एक ही बात है बिल्कुल। अगर फोकस दूरी 2 होगी, तो वक्रता त्रिज्या 4 होगी, ठीक है भाई। वक्रता त्रिज्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 8 से,
ठीक है। अगर फोकस दूरी 2 होगी तो वक्रता त्रिज्या 4 होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 2 होगी तो फोकस दूरी कितनी होगी? एक ही बात है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो आपको समझाने के लिए बस है, वो तो आपको क्वेश्चन में देकर चलता है। देखो भाई, नोट पॉइंट में आपको क्या लिखना है? नोट पॉइंट में आपको लिखना है कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आधी होती है। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं कि F बराबर फोकस बिंदु से दूर तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, ये भी लिख लो इसके आगे, इसे इस बीच में लिख लो, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका फॉर्मूला आप वो लिख सकते हो कि F बराबर R/2। ठीक है बच्चों, F बराबर R/2। अगर नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि R बराबर 2F। कुछ नहीं किया, इस 2 को बस इधर ले आए, इधर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है भाई, देखो जो आपकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आधी। जब आप किसी का भी आधा करते हो तो क्या करते हो? उस चीज को 2 से डिवाइड कर देते हो ना। अब मान लो आप 10 का आधा करोगे तो 2 से डिवाइड करा, 2 पंजे 10, कितने होते हैं 10 के आधे? 5 ही तो होते हैं। ठीक है, और अगर आप रेडियस निकालोगे, फोकस दूरी दे रखी होगी, वक्रता त्रिज्या निकालोगे तो ये हो जाएगी 2f, फोकस दूरी की दूरी। ठीक है, तो इससे ये निकाल सकते हैं और इससे ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में निकालनी होगी, जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लो इसको जल्दी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण पर किस तरह बनते हैं, गोले दर्पण पर प्रतिबिंब किस तरह बनते हैं। ठीक है, कल की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपको एडवाइस है कि आपको जो मैंने पीछे का पढ़ा दिया है आप उसे अच्छे से पढ़ लो खुद से। हालांकि बहुत इजी वे में पढ़ाया मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझाया है। आप खुद वीडियो देख रहे हो, आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।